बच्चों के कार्टून्स हो या ब्रांड कमर्शियल्स, हर जगह हमें इनका काम देखने मिल सकता है। नास्कॉम ज्यूरी मेंबर, इंटरनेशनल स्पीकर एंड इंस्पिरेशनल क्रिएटिव थिंकर मिस्टर निखिल नागड़ा। हाय, वेलकम टू द शो सर। हाय श्रेया। सर, क्वेश्चंस से शुरू करते हैं। Sure. सर, आपने एजुकेशन कहाँ तक किया है और कौन से इंस्टीट्यूट से किया है? सो बेसिकली मैं 11th तक पढ़ाई किया मैंने, 11th ड्रॉप आउट हूँ। ओके। सो आई स्टडीड टिल 11th एंड तभी मुझे बचपन से ही मुझे ऐसा था कि कार्टून्स कैसे बनते हैं जनरली। ये टॉम एंड जेरी जब मैं देखता था तब मुझे लगता था कि ये कैसे बनते हैं, ये कैसे एक कैट और माउस कैसे ये होते हैं। तो कार्टून सुनता था बचपन में, कार्टून है, बट बनते कैसे वो कभी नहीं पता था। सो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय दोज थिंग्स एंड फिर ऐसा हुआ कि माई फैमिली बिजनेस में कुछ लॉस हुए एंड देन वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वो टाइम पे मैं 11th में पढ़ाई कर रहा था और तभी मेरी ग्रैंड मदर थी, लाइक उन्होंने बोला कि आप जाइए और कुछ तो कंप्यूटर में होगा, आपको कुछ डिज़ाइन विज़ाइन करना है, शायद उसमें ही कुछ तो बनता होगा, तो आप जाके ढूंढिए और इसमें देखिए कुछ होता होगा तो फीस मैं भरूंगी, आप टेंशन मत लो। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने ढूंढा कि कोई सिखाता। तो एक सर मिले मुझे जो अपने घर पे 2 पीसी रखे थे उन्होंने, और वो तभी विंडोज़ सिखाते थे। तभी विंडोज़ 3.1 था, मैं 96 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और एनिमो प्रो करके एक सॉफ्टवेयर था तभी, और कोरल ड्रॉ वो सबसे कॉमन होता था तभी, यानी किसी को ग्राफिक्स करना है तो कोरल सीख लो, तभी इलस्ट्रेटर इतना पॉपुलर नहीं था। तो देन मैंने वो ज्वाइन किया। तभी मेरी फ़ीस कुछ आई थिंक 1400 रुपीज़ टू लर्न विंडोज़ 3.1 एंड बाकी के सॉफ्टवेयर सीखने के लिए कुछ 1500 ऐसा कुछ फ़ीस था तभी। तो मैं कॉलेज कम जाता था और मैं वहाँ पे ज़्यादा क्लासेस में उनके पास ही पढ़ा रहता था, वहीं पे जाता, मैं बोलता था जहाँ कॉलेज रहा हूँ बट सीधा सर के घर पे पहुँच जाता था और वहीं पे वो सीखते रहता था। और ऐसे करके करके देन आई स्टार्टेड लर्निंग दैट सॉफ्टवेयर सीखा। फिर एनिमेशन तो पता नहीं था मुझे कि कैसे सीखना है, क्या करना है। सो मैंने ढूंढा बहुत। अभी मैं ना आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, ना मैंने कभी ड्राइंग, मुझे ड्राइंग नहीं आती है सबसे पहले। तो आपको सरप्राइज़ होगा कि मैं एनिमेशन में हूँ और मुझे ड्राइंग नहीं आती है। तो ओके, मुझे ड्राइंग नहीं आती है और आई एम नॉट अ गुड ड्रॉअर, लेकिन मुझे सोचा कि अभी आर्ट तो नहीं सीखा है, ड्राइंग तो नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ। सो देन मैं कार्टून फिल्म्स बहुत देखता था। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट ड्राइंग करने के लिए मुझे तो बहुत लोग मिल जाएंगे, या एनिमेशन करने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे। तो एक स्किल जो होती है वो विजुअल स्किल होती है या क्रिएटिव थिंकिंग स्किल होती है, उसके लिए मैं किसके पास जाऊँ। वैसा तो कोई फील्ड भी नहीं है और कोई करियर भी नहीं है या कोई इंस्टीट्यूट सिखाता भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो देन आई थॉट कि व्हाई नॉट आई इंक्रीज माय विजुअल स्किल्स और मैं अपने आप से देखूँ कि क्या हो सकता है। और मैंने मेरे फादर को जाके बताया कि अब अगले 5 साल मैं बीए करूँगा, आर्ट्स करूँगा, वैसे भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उससे अच्छा मैं एनिमेशन करता हूँ। तो बोले एनिमेशन का तो मुझे कुछ पता नहीं था, आप क्या करोगे। मैं बोला वो मैं देख लूँगा, आप सिर्फ परमिशन दे दो कि पढ़ाई नहीं करनी है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आई विल सपोर्ट यू एंड यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। वैसे भी मुझे पता था कि आप 10th तक ही पढ़ोगे, उससे ज़्यादा आप पढ़ाई करने नहीं वाले हो। तो देन ही गेव मी परमिशन कि ठीक है, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड सरप्राइजिंगली 1 साल के बाद उन्होंने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया एक बुक जिसका नाम इल्यूजन ऑफ लाइफ है। शायद वो मेरे टाइम के हर एक एनिमेटर को पता होगा, या शायद आपको भी पता होगा कि वो बुक। तो उसमें से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जानी कि डिज्नी के टाइम पे उन्होंने कैसे स्टूडियो सेटअप किया, एनिमेशन कैसे होता था, क्या होता। उतने समय में इंटरनेट भी आ गया, तो इंटरनेट से भी काफ़ी सारे चीज़ें मैंने सीखी। हाँ, तभी इंटरनेट का बिल बहुत आया था, यानी 10,000 रुपये महीने का बिल आ गया था, ऐसा हो गया था एक बार। उस टाइम पे बहुत होता था। देन आपने सीख तो लिया, अब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे। सो देन आई अप्लाइड फॉर अ लोन एंड माई फर्स्ट कंप्यूटर, लोन के लिए पैसे कम थे, बट माई मदर सोल्ड हर ज्वेलरी। ये फिल्मी लगेगा बट दिस इज़ अ रियल इवेंट बिकॉज वी बिजनेस लॉस्ट हर डैड को और पैसे नहीं थे। सो शी टोल्ड मी दैट ज्वेलरी तो बन जाएगी बट योर करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई पेड 25% ऑफ दैट अमाउंट in the bank and then I bought my first computer and that is how my
जर्नी स्टार्टेड एंड स्लोली सेल्फ लर्निंग करके 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 मैंने ये सीखा। और जहाँ तक एनिमेशन की बात आती है, मैं एक कंपनी है जसूबाई डिजिटल मीडिया करके, वो डिजिट मैगजीन निकालती थी वो टाइम पे। दैट वाज वन ऑफ द फेमस मैगजीन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर आती थी। वो कंपनी के साथ मैं ग्राफिक्स का काम करता था थोड़ा बहुत। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रोजेक्ट दिया एनिमेशन का। तभी मुझे एनिमेशन ही नहीं आता था कि एनिमेशन कैसे होता है, सिर्फ मैं स्क्रीन्स पे देखा हुआ था। देन आई हायर्ड एन आर्टिस्ट जिसको एनिमेशन आता था, एंड देन आई टुक दैट प्रोजेक्ट। मैं बोला हाँ एनिमेशन हो जाएगा, मैं कर दूंगा। एंड देन वी डिड दैट एनिमेशन। सो व्हाट आई डिड इज आई हायर्ड एन आर्टिस्ट जिसे मैं जानता था पहले, और वो एनिमेशन के फील्ड में था। तो मैं बोला ऐसा एक प्रोजेक्ट आया, आई वांट टू डू दिस प्रोजेक्ट, सो कैन यू कम एंड हेल्प मी। तो बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो उसने एक्चुअली बोला कि हेल्प करना है कि जॉब करना है। मैं बोला आ जाओ, जॉब ही करने के लिए आ जाओ। तो वैसे मेरे फर्स्ट कंपनी मेरे बेडरूम के घर के बेडरूम में वी स्टार्टेड विद वन आर्टिस्ट एंड आई, एंड देन ऐसे करके देन अदर 2 आर्टिस्ट जॉइंड। सो आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कंपनी इन माई बेडरूम। और उसी से फिर मैं एनिमेशन सीखते गया। टेक्निकली मैंने उनसे सीखा कि एनिमेशन टेक्निकली जब आप देखते हो, आप जब भी करते हो चीज़ें, तो टेक्निकली वहाँ से मुझे समझ आया कि एनिमेशन ऐसे ऐसे चीज़ें ऐसे होती है, ऐसा होता है। एंड देन मैं ज़्यादा एनिमेशन मूवीज़ देखता था मेरे ऑब्जर्वेशन के लिए, बिकॉज वो मूवीज़ में आपको लाइटिंग कैसे होती है पता चलेगा, उसमें हर एक कैरेक्टर्स कैसे वॉक करता है, कैसे चलता है, यू नो डिफरेंट। कोई पतला होगा तो कैसे चलेगा, मोटा। अभी एक एनिमल है तो उसको आप अगर ह्यूमन एलिमेंट्स देते हो तो हाउ इट विल एक्ट, एग्जैगरेशन कैसे होता है, गैग्स कहाँ पे फिट होते हैं, कलर्स कैसे होते हैं। सो दोज ऑल थिंग ऑब्वियसली डिज्नी के बहुत सारे मूवीज़ हैं, आप देख सकते हैं उसी से। सो आई स्टार्टेड इंक्रीजिंग माई ऑब्जर्वेशन स्किल रैदर देन फोकसिंग ऑन द टेक्निकल थिंग। सो देन आई यूज टू गाइड दोज आर्टिस्ट कि हाउ टू यू नो व्हाट एनिमेशन में मुझे क्या चाहिए, बिकॉज मेरा ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ते गया। सो दिस जर्नी होते गई और धीरे धीरे काम करते 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 आई स्टार्टेड लर्निंग एवरीथिंग। सो दिस इज हाउ माई लर्निंग स्टार्टेड। सेल्फ लर्निंग से के बारे में बहुत पता चलता है सर यहाँ पे। तो आपके क्या टिप्स रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि सेल्फ लर्निंग कितनी इम्पोर्टेंट है? ऐसा सेल्फ लर्निंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप भले कोई इंस्टीट्यूट में एक सॉफ्टवेयर सीख लीजिए या कुछ भी सीख लीजिए, बट कांस्टेंट क्यूरियस होना बहुत इम्पोर्टेंट लाइफ में। जैसे आप छोटे होते हैं तो बहुत क्यूरियस होते हैं और आप बहुत सवाल पूछते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आपने वर्ल्ड देखा होता है कि ये ऑरेंज है तो ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही क्यों है, ये एप्पल है तो ये एप्पल क्यों है, यू नो लायन के ऊपर जेब्रा जैसे स्ट्राइप क्यों नहीं है। सो बच्चा होता है बहुत क्यूरियस होता है क्योंकि वो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम देखता है, और उसको तो हम जैसे बड़े होते जाते हैं वो क्यूरियोसिटी हमारे में कम होती जाती है, क्योंकि हमारे अंदर हमारी हार्ड डिस्क बहुत सारी चीज़ों से भर दी जाती है। जैसे स्कूल में टीचर बोलेगी ये सीखना है, पेरेंट्स बोलेंगे ये करना है, पर ये क्यूरियोसिटी को जो चाइल्ड होता है अपने अंदर उसको अलाइव रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यू हैव टू बी कॉन्स्टेंट क्यूरियस कि ये कैसे होता है, और क्वेश्चंस कभी भी किसी से पूछना डरना नहीं चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा, यार श्रेया ये कैसे होता है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे आता नहीं है इसके लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, तो मैं आपसे इन्फीरियर हूँ। तो वो एक चीज़ मैं बोलूँगा कि यू शुड आस्क फॉर हेल्प, यू शुड आस्क एज मैनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल, और उसके लिए कोई शर्म रखने की कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर आस्किंग फॉर योर लर्निंग। और जिससे आप पूछ रहे हो वो उसने भी तो कहीं से सीखा है, कोई तो ऐसे ऊपर से आया नहीं जिसको सब कुछ पता है। सो कीप आस्किंग, बी वेरी क्यूरियस, डोंट लेट योर चाइल्ड यू नो डाई इनसाइड यू। हम बड़े होते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें में उलझ जाते हैं, तो अपने अंदर का बच्चा जो है उसको अलाइव रखिए, और वो क्यूरियोसिटी और रेडी टू लर्न लीजिए। किसी से भी आप सीख सकते हैं। आज भी मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं कि इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, फेसबुक कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। तो सो आई एम लर्निंग फ्रॉम यू नो किड्स हु आर लाइक 20 years यंगर टू मी, कि ये या मेरे एक भांजा है जो 13 साल का है, वो मुझे बताता है मामा ये देखो ये फेसबुक पे है ना, मैंने ऐसे किया, नहीं वो फेसबुक पे और मैं फेसबुक पे नहीं हूँ। सो यू कैन लर्न थिंग्स एट एनी टाइम, जब आपको उसकी ज़रूरत हो आप सीखो वो चीज़ को और आप वैसे डेवलप कीजिए। और देयर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन राइट नाउ विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट जो आपको सिखा सकती है। तो रैदर देन जस्ट स्क्रोलिंग मोबाइल्स
और वॉचिंग वीडियोस टिकटॉक वो सब, यू कैन ऑब्वियसली यूज़ दैट डिवाइस टू सेल्फ लर्न। मेरे टाइम पे वो अवेलेबल बहुत लेट हुआ और बहुत समय लगता था। एक आई डोंट नो, मॉडेम आपको पता होगा, तो तभी एक मॉडेम होता था जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर वो आप डायल करोगे, फिर वो एकदम अजीब सा की क्या ऐसे करके आवाज़ होती थी, फिर वो कनेक्ट होगा, फिर वो जाके स्पीड मिलेगा। बट आज तो आपने मोबाइल निकाला एंड देन यू कैन, सो देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स, आप बहुत वीडियोस अवेलेबल है जो आपको हेल्प कर सकती है लर्न करने में। बस यू जस्ट कीप दैट क्यूरियोसिटी गोइंग ऑन एंड यूज ऑल दैट electronic devices, you know, to help yourself to learn rather than, you know, spending, you know, waste of time. That is what. सर आप सोशल मीडिया पे क्यों नहीं है? मतलब लिंक्डइन पे है पर अपडेटेड नहीं है कुछ, बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक कहीं पे भी नहीं है। तो मुझे कभी एक्चुअली लगा ही नहीं कि मुझे ये प्लेटफॉर्म्स पे होना चाहिए, जाना चाहिए, बिकॉज मैं जिसे देखता था वो हमेशा मोबाइल पे रहता था और वो फ़ोटोज़ अपलोड कर रहा है। मैं यहाँ पे हूँ, यानी मैं घर पे हूँ, मैं आज जू पे खड़ा हूँ या मैं यहाँ पे, बस वही अपडेट होती थी। सो इट्स वाज मोर ऑफ अपडेटिंग पर्सनल लाइफ एंड आई थॉट कि अगर यही सब हो रहा है, ऑब्वियसली दूसरा साइड भी है जहाँ पे आप आपके काम अपलोड कर सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें। बट जब ये शुरू हुआ तब मुझे लगा कि यार ये सब बहुत वेस्ट ऑफ टाइम है, मुझे ऐसा लगा कि, और तभी इंस्टा नहीं था, इंस्टा तो अभी आया है, तभी मैं फेसबुक था और ऑर्कुट था तभी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्या है फेसबुक, यानी फ़ोटोज़ अपलोड करते रहना है। तो आई थॉट नहीं, ये मेरे काम की नहीं है। तो और सोशल मीडिया ऐसा था, मुझे लगा टाइम वेस्ट होगा बहुत कि आप सोशल मीडिया पे जाओ, आप चेक करो। तो आई थॉट नहीं, एंड आई वांटेड टू डू मोर रिसर्च, डू मोर वर्क, so I kept these things away from me because then I can focus on only on my work rather than focusing on digital platform. And by God's grace मुझे रेफरेंस मिलते गए, यानी मैंने किसी का काम किया, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अपने कंपटीटर को भी मुझे रेफ़र किया और अपने फ्रेंड्स को भी रेफ़र किया। तो मैं ऑनेस्टी से अपना काम कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। आज भी मेरी सिर्फ एक ही वेबसाइट है कंपनी की, जो मैंने लॉकडाउन में बनाया था, जो क्लाइंट्स ने मुझे फोर्स किया वेबसाइट बनाने के लिए। एंड अभी मैंने लॉकडाउन में वेबसाइट कैसे बनानी है वो सीखा अपने आप से, और मेरे कुछ क्लाइंट्स है जो मुझे बोल रहे कि हम आपसे ही काम करवाएंगे, तो आप सीखो या किसी से करवा, वो हमको नहीं पता है। सो आई वॉन्टेड टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम बिकॉज लॉकडाउन में सबको प्रॉब्लम हुई है, बहुत बिजनेसेस अफेक्ट हुए हैं। तो ये मुझे यही था कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए क्लाइंट की। तो आई स्टार्टेड लर्निंग वेबसाइट टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। सो इन माय जर्नी ऑफ दिस, जो मैं डिज़ाइन काम कर रहा हूँ या मैं एनिमेशन काम कर रहा हूँ, और मैं लर्निंग अपग्रेड होती है, जैसे क्लाइंट का इश्यूज आते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, आई स्टार्ट डूइंग रिसर्च ऑन दैट, आई स्टडी देम एंड आई एम सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। दैट इज़ व्हाट हाउ इट इज। सर थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब या श्योर 1996-97 में कैसे आपने डिसाइड कर लिया सर कि ड्रॉप लेना है? क्योंकि आज 2023 में भी कोई इतना गट्स नहीं रखता है कि वो ड्रॉप आउट हो। सबको, इवन पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते, उनको भी ये कि नहीं तुम अच्छा एजुकेशन लो, एटलीस्ट स्कूलिंग कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो अपना, उसके बाद तुमको जो करना है वैसा होता है कि हाँ इसके बाद कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सो टू आंसर दैट, जो घर का एनवायरनमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है, एवरी पेरेंट्स को एक ड्रीम होता है कि उसका बेटा या बेटी जो हो वो लाइफ में अच्छी तरह से सेटल हो जाए। तो उनका वही ड्रीम होता है, और उसके लिए जो एनफोर्समेंट होता है या जो वो बोलते हैं कि नहीं ये पढ़ाई करो, ग्रेजुएट करो, उसके बाद आपको जो करना है वो करो। तो बट मुझे ऐसा लगता है मैं फॉर्चुनेट हूँ कि शायद मेरे पेरेंट्स को पहले ही पता चल गया था कि मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि स्कूल में भी मुझे अलजेब्रा ज्योमेट्री में 11 मार्क्स आते थे, और 8th स्टैंडर्ड में मेरे डैडी ने ही मुझे फेल करवाया। क्यों? क्योंकि ऐसा था कि मैं स्पोर्ट्स में था, फुटबॉल खेलता था स्कूल की तरफ से और म्यूज़िक में था। सो बिकॉज ऑफ दैट मुझे ग्रेस मार्क्स मिले थे एग्जामिनेशन में और मैं पास हो गया था। बट डैडी एक ही मीटिंग में आए थे पूरे 10 साल के एजुकेशन उसमें, मेरे उसमें KG से 10 तक, और वो मीटिंग में आए, उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये पास कैसे हो गया। उन्होंने पेपर रीचेक किया
एंड देन बोला, प्रिंसिपल को पूछा उन्होंने कि आप इसको यूनिवर्सिटी में ग्रेस मिलेगा क्या, बिकॉज ही इज़ इन स्पोर्ट्स एंड म्यूज़िक। तो बोला यूनिवर्सिटी में तो नहीं मिलेगा। तो बोला फिर आपने अभी कैसे दिया, इसको फेल करो। तो यानी 1 सेकेंड मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है जो मैं पास हो गया हूँ, और उसके 2 घंटे बाद मेरे हाथ में रिपोर्ट है कि मैं फेल हो गया हूँ। तो डैडी ने बोला कि कोई बात नहीं है, आप फेल हुए हो, कोई इशू नहीं उसमें, आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे। आपने रिपीट किया था? हाँ, तो फिर मुझे ये अभी रिपीट करना पड़ा। तो उनको पहले ही पता था कि ये पढ़ने वाला तो है नहीं, तो 1 साल और पढ़ेगा स्कूल में, तो एटलीस्ट कम से कम 1 साल तो जाएगा इसका, अच्छा यानी 1 साल और स्कूल में पढ़ेगा वो। सो दैट इज़, दे न्यू दैट, एंड समहाउ मेरा सिचुएशंस भी ऐसे थे घर के। इट वाज इम्पोर्टेंट टू अर्न एट दैट टाइम। आई फेल्ट कि अगर मैं सिर्फ एजुकेशन पे पैसे जाएंगे और बीए करके मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसा था कि मैं बीए पास आउट के बाद क्या करूँगा वो भी मुझे नहीं पता था। और डैड, एक ड्रीम था जब छोटा था कि डैड का बड़ा बिजनेस है। गुजराती फैमिलीज़ में जनरली ऐसे होता है कि डैड का बिजनेस छे और वो आराम से ज्वाइन करना और लाइफ मजानी छे, बट ऐसे हुआ नहीं मेरे केस में। अनफॉर्चुनेट डैड को लॉसेस हुए, तब मुझे मेरे स्किल्स समझ में आए, और डैड और फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब मैंने बोला कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मेरा टाइम, तो कहीं ना कहीं उनको कॉन्फिडेंस आया मेरे अंदर कि ही नोज दैट व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू डू, एंड दे सपोर्टेड मी इन यू नो व्हाट आई एम डूइंग। और प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कोई चीज़ का। मुझे फेल करने का एक्सपीरियंस मुझे 8th में ही मिल गया था। यानी जब आप फेल होते हो तो लोग बोलते हैं अरे ये फेल हो गया, अरे ये तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स। जब आप फेल होते हो तो आपके फ्रेंड्स भी बोले अरे ये फेल हो गया, ऐसा हो गया। उस एज में तो बुली भी करते हैं, बुली करते हैं, घर में भी बोलेंगे अरे पढ़ता नहीं है, नालायक है, यू नो। तो बट ऐसे नहीं था मेरे केस में। मेरे केस में ऐसा था, फेल हुआ कोई बात नहीं, मीन्स यू नो आप फेल हो गया तो ठीक है, वापस यू नो इसको रिवाइव कर लो या पढ़ लो। तो वो फेलियर का जो एक क्या बोलते हैं लर्न सीख थी, वो मुझे बचपन में ही डैडी ने दी कि फेल हुआ कोई बात नहीं है, लाइफ मूव्स ऑन, यू जस्ट हैव टू जस्ट टेक वन स्टेप बाय अनदर। तो फेलियर मेरे लाइफ में बहुत जल्दी आया, और काफ़ी फेलियर्स मैंने फेस किया है मेरे लाइफ में, यू नो गॉन थ्रू दिस फेलियर्स। बट कभी फेलियर्स ने मुझे डीमोटिवेट नहीं किया है। कभी डीमोटिवेट, यानी आप डीमोटिवेट होते हो बट आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो, और फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। सो आई विल डेफिनेटली थ्रू दिस इंटरव्यू आई वांट टू से टू ऑल द पेरेंट्स कि आपने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी होंगी, जैसे तारे ज़मीं पे आ रही है, यू नो आजकल ये भी चल रहा है कि बच्चों पे प्रेशर मत डालो, ये मत करो। बट मैं स्टूडेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि लाइफ में इतना भी क्या प्रेशर है कि आजकल के बच्चे 10th में भी सोचते हैं कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो एक टाइम पे मैं भी एक ब्रिज पे खड़ा था, मेरा बिजनेस फेल हो गया, और मैं यही सोच रहा था कि यहाँ से कूद जाऊँ ना तो अच्छा होगा, मेरे लिए लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। लेकिन मैं सोचा ऐसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है, तो चलो लड़के ही मरते तो क्या होगा। तो दैट इज़ व्हाट मैं स्टूडेंट्स को ज़्यादा बताना चाहूँगा। मैं पेरेंट्स तो करेंगे जो अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टूडेंट्स के लिए बताना आप यू शुड नेवर गिव अप। मैंने इतना पढ़ाई नहीं किया है, आप मुझे सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे हो, मैं इतना फेमस नहीं हूँ, फिर भी मैंने कम से कम 10 क्रिएटिव डिफरेंट फील्ड्स में काम किया है, और आज आपके सामने ज़िंदा बैठा हूँ और आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। आपने मुझे इनवाइट किया है, शायद कुछ मुझ में संतोष जी ने देखा होगा, इसके लिए उन्होंने मुझे बोला इंटरव्यू देने के लिए। सो नेवर गिव अप, सिचुएशंस कम एंड गो, लाइफ इज़ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। आप आए हैं, यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग, यू शुड एक्सपीरियंस फेलियर, यू शुड एक्सपीरियंस सक्सेस। आप लग्जरी भी एक्सपीरियंस करो, अच्छा कमाते हो तो यू शुड, इट्स एन एक्सपीरियंस, जस्ट गो थ्रू दैट जर्नी, वही मैं बताना चाहूँगा। सर आपने 4 कंपनीज बंद करी, चालू की, मतलब 25 सालों में 4 कंपनीज, क्यों सर? सो ऐसा हुआ कि फर्स्ट कंपनी मेरी शुरू हुई जो बेडरूम से शुरू हुई, कार्टून्स नाम था वो कंपनी का, एंड वो कंपनी 22 लोगों की हुई, 6 लोगों से। फिर हमने एक ऑफिस ले लिया, एंड फिर ऐसा हो कि मेरे 2 फ्रेंड्स थे, देवर इन सिंगापुर, एंड देन उन्होंने सोचा कि एनिमेशन फील्ड बहुत बूम हो रहा है, निखिल इज इनटू एनिमेशन, एंड वी वांटेड टू डू अ बिजनेस टुगेदर। चाइल्डहुड फ्रेंड था,
तो हमें ऐसा था कि चलो चाइल्डहुड फ्रेंड होते हैं तो हमें बहुत होता है कि चलो साथ में बड़े हुए हैं तो हमारा एक सिंक होगा और हम अच्छे तरह से बिजनेस करेंगे साथ में मिलके, वही यानी इट विल बी फन rather than any business। अब फन और लव से करो तो वो होगा। आप उसको बहुत ही सीरियस लेके बैठोगे, नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, डेफिनेटली नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कैसे हुआ कि ये कंपनी शुरू हुई, फिर हम 100 लोग हो गए, यानी 22 से 100 लोग हुए, तब मेरी कंपनी का नाम चेंज हुआ क्योंकि जो पुरानी कंपनी थी वो नई कंपनी में मर्ज हो गई। सो वी वर एन 100 पीपल स्टूडियो, और 2006 में वी वर द ओनली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टूडियो इन इंडिया, यानी हम एनिमेशन सर्विसेज पे फोकस नहीं कर रहे थे। हमने सोचा कि हम खुद की आईपीज क्रिएट करेंगे। जैसे हमने मार्केट में देखा कृष्णा आ रहा है, हनुमान आ रहे हैं, तो हमने सोचा गणेशा आ रहे हैं, तो हमने सोचा ये आईपी कैसे, ये आईपी तो सबकी है, यानी राम किसी का और हनुमान किसी का आईपी नहीं हो सकता है। तब हमने ऐसा सोचा तो हम और क्या करें, तो हमें था डिज्नी और पिक्सार कैसे अपनी आईपी, जैसे टॉय स्टोरी बनाया है उन्होंने, जैसे अभी छोटा भीम क्रिएट हुआ है, ग्रीन गोल्ड एनिमेशन ने छोटा भीम किया, तब हमारा भी ड्रीम था कि हम आईपी, तो हमने काफ़ी सारे आईपीज क्रिएट किए। हम डिज्नी और निकोलोडियन के स्टूडियोज तक भी पहुँचे हमारे आईपीज लेके, तभी अमेरिका में एनिमेशन मैगजीन में हमारे आईपीज भी फीचर हुए। बट आईपी के बाद जो फंडिंग होता है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो बहुत ह्यूज थे, तो हमारा लक बोलो या क्या बोलो, तभी हमारे इन्वेस्टर्स जो थे वो उसमें थोड़े इश्यूज हो गए, एंड देन वी हैव टू क्लोज डाउन दैट कंपनी। तो वो कंपनी फिर मुझे 2009 में हमें बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट इश्यूज वी हैव टू क्लोज डाउन दैट, शट डाउन दैट कंपनी। और वो कंपनी क्लोज होने के बाद मैं 1 हफ्ते के बाद मैं 3 दिन तक आईसीयू में था, बिकॉज इतना स्ट्रेस हो गया था क्योंकि सब अर्निंग्स ख़त्म हो गई है मेरी, मुझे पता नहीं कि अब आगे क्या करना है, मैं ब्लैंक हो गया था। एंड एक रात सडनली पेन स्टार्टेड इन माय लेफ्ट हैंड, एंड मेरे बाजू में डैडी सोए थे, तब मैंने डैडी को बोला था आप बाजू में सोइए, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, एंड चेस्ट पेन होना शुरू हो गया, एंड एवरीथिंग स्टार्टेड, एंड फिर वो स्ट्रेस बढ़ गया था। सो आई वाज एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर 3 days, आई वाज इन ऑब्जर्वेशन फॉर इन आईसीयू। कुछ नहीं था, ये स्ट्रेस हो गया था मुझे कि अब मैं आगे क्या करूँगा। तो अगले 6 महीने तक मैंने मेरा घर क्रेडिट कार्ड्स पे चलाए, कि हाँ क्रेडिट कार्ड पे, बिकॉज डैड ने भी मेरा बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। दिस आई वाज वेरी हैप्पी दैट मैं फर्स्ट बंदा होऊंगा ऐसा कि मैं डैडी के बिजनेस में नहीं गया, डैड मेरे बिजनेस में मेरे साथ आया। सो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दैट कि हाउ माय डैड इज बीइंग सपोर्टिव, दैट ही जॉइंड माय बिजनेस एंड ही इज इनटू माय बिजनेस। और आज भी आप उनका इंटरव्यू लेंगे तो उनको आप एनिमेशन के बारे में, वो भी ही 74, आप उनको सब एनिमेशन के बारे में पूछेंगे, उसको सब बताएंगे आपको एनिमेशन के बारे में, ही नोज एवरीथिंग अबाउट एनिमेशन। सो ये इंसिडेंट हुआ मेरा, देन आई स्टार्टेड अगेन फ्रॉम माय बेडरूम, और उसके बाद और एक कंपनी फॉर्म हुई जो निक्सन मिट्स करके नाम से कंपनी थी। तभी मेरे पास चॉइस नहीं था, तभी ई लर्निंग बहुत बूमिंग इंडस्ट्री थी एजुकेशन में। ई लर्निंग यानी आप आपके टेक्स्ट बुक्स को एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो अभी बायजूस कर रहा है बेसिकली, वो हमने 2011 में एक कंपनी थी सुंदरम बुक्स करके, उसके लिए हमने ये एनिमेशन बनाया। और तभी ऐसा था कि एक मेरे पास ऑफर आ गया कि आप ये कर सकते हो क्या, एंड देन आई थॉट कि मैं खुद ही पढ़ाई नहीं करता था स्कूल में क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता था, तो क्या मैं पढ़ाई ईजी कर सकता हूँ क्या और मेरे एनिमेशन स्किल्स के साथ। तो हमने कुछ लोगों ने मिलके एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया, वो अप्रूव हुआ कंपनी में, एंड देन सेकेंड कंपनी शुरू हुई, थर्ड कंपनी शुरू हुई, जिसमें पहले 10 लोग थे और 10 से हम 250 कब हुए मुझे पता ही नहीं चला। एंड देन वो कंपनी वेंट इनटू दैट, द अदर कंपनी हैड सम देयर ओन इश्यूज, एंड वो प्रोजेक्ट्स फिर वर्कआउट आगे नहीं हुए, तो तभी भी फाइनेंशियल इश्यूज हुए, एंड देन अगेन आई वॉज बैक टू ज़ीरो। सो अब मेरा जर्नी में ग्राफ्स बहुत ऊपर नीचे हैं, बट देन स्टिल आई थॉट, एंड दैट वॉज द मोमेंट, मैं सोचा कि अब यहाँ से कूद जाऊँ ना तो अच्छा रहेगा, यानी एक ब्रिज पे खड़ा हूँ, वहाँ से कूद जाऊँ तो अच्छा रहेगा। बट देन सडनली समथिंग हैपेंड एंड इट मेड मी, नहीं इतना जल्दी तो मैं हार नहीं मानूंगा, मीन्स आई विल अगेन रीस्टार्ट थिंग्स,
and do things my way and find a better way to do that thing. So और अभी मेरी ये जो फोर्थ कंपनी है, कंपनी तो चेंज होती रहेंगी बट काम इसके लिए आ रहा है क्योंकि लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरे कंपनी से नहीं। तो मैं और एक एडवाइस देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को इसमें कि आप काम ऐसा करो कि लोग आपके पास आपके नाम से है, ना कि आपके कंपनीज के थ्रू, एंड बी ऑनेस्ट इन टू योर वर्क एंड लिसन टू द पीपल हु आर अराउंड यू, है नो। एंड डिज़ाइन इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग, इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ 4 लोगो बना दिए या ग्राफिक्स बना दिए। इट्स ऑल अबाउट लिसनिंग योर कस्टमर्स पेन, और उस पेन को आप कैसे सॉल्व करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो और एक एडवाइस होगा कि स्टूडेंट्स को मेडिटेशन डेफिनेटली करना चाहिए। कभी लाइफ में चांस मिले तो विपासना ज़रूर करो आप, मैंने विपासना एक्सपीरियंस किया है तो वो उसकी सलाह दूंगा मैं। और कीप लिसनिंग, बेसिकली सुनना बहुत ज़रूरी है। हम सुनते नहीं हैं, हम काटते हैं लोगों को बात करने समय। ये मुझे 2013 के बाद समझ में आया कि सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यू कैन हील पीपल वाइल थ्रू लिसनिंग। तो सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है, अटेंटिव होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो कंपनीज विल कीप ऑन कमिंग एंड गोइंग इन योर लाइफ, यू नो। लोगों को सिर्फ आपसे मैटर होता है कि आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो। तो आज भी मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो जब से मैंने शुरुआत की है तब से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, 18 साल 20 साल हो गए, और नए क्लाइंट्स आते रहते हैं थ्रू रेफरेंसेस ओनली। सो आज भी मैं रेफरेंस पे ही काम कर रहा हूँ। वो वेबसाइट तो मैंने बना के रखी है, किसी को पता भी नहीं होगा वो मेरे वेबसाइट के बारे में, बट जस्ट टू शोकेस माय वर्क, बिकॉज पीपल रेफर, किसी को रेफर करते हैं तो उनको है कि हाँ कुछ वेबसाइट तो होगा वैसा। वो आज के डेट में आपका बिजनेस कार्ड बन गया है वेबसाइट बेसिकली। सो दैट इज व्हाट इट इज। मे बी शायद और एक कंपनी आएगी मेरी, बट डजंट मैटर। सर आपने अभी मतलब आप क्या काम कर रहे हैं? सो फिलहाल मैं एनिमेशन अभी नहीं कर रहा हूँ काफ़ी समय से। मैं आफ्टर 2013 जब ये इश्यूज हुए एनिमेशन मैंने छोड़ा, तब मैं सोचा अब मैं क्या करूँगा। तभी मुझे एक ऑफ़र आया, मेरे एक यानी एक बिजनेस कोच हैं जिनका एक सेशन मैंने अटेंड किया था 3 महीने तक, बिज़नेस कैसे करना है। जब ऑलरेडी मैं बहुत सक्सेसफुल था तब मुझे बहुत ईगो भी था, यानी आई वॉज वेरी कि 2009 में जो मेरी कंपनी जो हम इन्वेस्टर्स के वजह से इश्यूज हो गए थे, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अब सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, यू नो दैट आईसीयू से निकलने के बाद। तो मैंने सोचा कि यार, और जब मैं एक लिमिट पे पहुँच गया था, मैंने बहुत अच्छा टर्नओवर किया, 250 लोग हो गए। सो आई वॉज वेरी ईगो आ गया मेरे अंदर, एंड देयर वाज लॉट ऑफ प्राउड विच केम, यू नो। अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैंने सबको दिखा दिया कि मैं क्या कर सकता हूँ। बट उसके बाद क्या, वॉट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या? तो उसके बाद ये होना ही था ना, कंपनी बंद होना ही था, बिकॉज आई एम फ्लाइंग अबाउट द ग्राउंड, आई गॉट लॉट ऑफ ईगो। पैसे का बहुत आई गॉट, यू नो, पैसे का घमंड होता है आदमी को कि हाँ अभी इतना पैसा है मेरे पास, यू नो। बट एक नेचर था मेरे अंदर, एक नेचर जो है मेरे अंदर, इट इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ पीपल एंड बीइंग ऑनेस्ट टू व्हाट आई डू। दैट्स एन गुण विच इज़ देयर इनसाइड मी। और एक घमंड होना, ईगो होना, वो एक बहुत। तो 2013 में आफ्टर जो लॉसेस हुए मेरे, उसमें आई बीइंग स्टार्टेड अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस एंड बिकॉज आई वांटेड टू प्रूव टू समवन एल्स, दीज ऑल हैपेंड। अब उसके बाद बीच में जो एक बिजनेस कोच थे मेरे, उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि एक फैशन हाउस है जिनको क्रिएटिव एक सेटअप करना है, और उनका बेसिकली फैशन में 3 सीज़न होते हैं, आपको पता होगा। तो वो 3 सीजन्स उनके होते हैं जिसमें उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वहाँ पे उनको कुछ दिक्कतें आ रही थी क्रिएटिव प्रोसेस में, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। क्या मैं बोला, मैं तो फैशन से हूँ नहीं, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पे आके। बोला मुझे पता है कि तुम ये कर सकते हो, तुमको 3D आता है, तुमको ये आता है, ग्राफिक्स आता है, तो दिस कैन सॉल्व प्रॉब्लम। मैं बोला ठीक है। मैं गया, विजिट किया, मैंने स्टोरी सुना। तो अब मैंने बोला अच्छा ये प्रॉब्लम है, और तो भी मुझे काम तो चाहिए था, पैसे नहीं थे मेरे पास, क्या करना है। तो आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन फैशन इंडस्ट्री कैसे काम करती है, क्लोथिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है। 1 महीना मैंने रिसर्च किया, आई केम अप विद अ प्लान,
एंड मैंने जितने भी लोग फ्लोर पे काम करते थे सबसे जाके मिला, सबसे पूछा, जो हेड ऑफ डिज़ाइन है उनसे बात किया, ऐसे करके मैंने एक पूरा स्ट्रैटेजी डिज़ाइन किया मैंने, एंड वो स्ट्रैटेजी मैंने वहाँ पे अप्लाई किया। वो अप्लाई होने के बाद इट वाज सक्सेसफुली अप्लाइड ओवर देयर। सो फैशन तो मैंने वो कंपनी के लिए रिक्रूटमेंट भी किया, उनका स्टूडियो भी सेटअप करके दिया और उनके प्रोसेसेस भी सेटअप किए। तो ये ख़त्म होते होते मुझे और एक अपॉर्चुनिटी आई कि एक स्पिरिचुअल सेंटर बन रहा है, उसका डिज़ाइन करना है। तो वैसी एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने फिर आर्किटेक्चरल था वो, अभी मेरा बैकग्राउंड आर्किटेक्चरल नहीं है, बट देन दे लव्ड माई कॉन्सेप्ट ऑफ 3D। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट किए थे उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला आप हमारा स्पिरिचुअल सेंटर डिज़ाइन करेंगे। तो मैंने एक 15 एकर्स में एक स्पिरिचुअल सेंटर भी डिज़ाइन किया, जो अभी फ़िलहाल स्ट्रक्चर बना नहीं हुआ है, बट आई डिज़ाइन फॉर देम, जो आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं। तो वो भी मैंने काम किया। तो आई स्टार्टेड वर्किंग इन वे। फिर एक ज्वेलरी कंपनी थी, उनके भी प्रोसेसेस में क्रिएटिव प्रॉब्लम आ रहे थे। सो दिस एनिमेशन और ग्राफिक्स जो था और मेरे एक्सपीरियंसेस हेल्प मी टू गेट इनटू मल्टीपल। तो मैंने अपने आप को कभी क्रिएटिवली लिमिट नहीं किया। सो जो लर्निंग का आपने सेल्फ लर्न की बात की ना, तो क्रिएटिव तो मुझे था ही कि कुछ करना है। तो मैं फॉर एवरी सेक्टर आई स्टडीड कि वो प्रोसेसेस कैसे होते हैं, और कुछ डिफरेंट नहीं होता है, कुछ चीज़ें सिर्फ एग्जीक्यूशन लेवल पे डिफर होती है, बट आप अगर देखोगे ओवरऑल उसको, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक दूसरे से लिंक करती है। सो फिर मैंने उसके बाद फैशन हाउस के लिए भी काम किया, एक छोटी ज्वेलरी कंपनी, उनके प्रोडक्शन सेटअप के लिए भी काम किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें, और एक स्ट्रक्चर भी मैंने डेवलप किया 15 एकर्स में, एक डिज़ाइन किया स्पिरिचुअल सेंटर। तो सो दिस आई वर्कड इन वेरियस थिंग्स बिकॉज, एंड काम ना होने का भी एक चीज़ था विच पुश्ड मी टू एक्सप्लोर माई सेल्फ कि मैं और क्या करना चाहता हूँ। सर आप नास्कॉम में ज्यूरी थे, तो उसका क्या एक्सपीरियंस था आपका? सो नास्कॉम में जब मैं जूरी था ये 2000 में, सो आई वाज वेरी हैप्पी कि मुझे जूरी पे बुलाया गया है। तो जनरली हम पिचेस सबमिट करते थे, और फिर वहाँ पे जो जूरी है वो हमको देखते हैं कि हाँ ये इसका पिच अच्छा है, इसका पिच नहीं है। तो अभी ऐसा हुआ कि मुझे पिचेस आ रहे हैं और मैं उसको स्टडी करके आए। सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो टाइम पे जब मुझे जूरी पे ये किया था, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी कि वो जूरी पे मुझे काम, तभी हमने वर्जिन कॉमिक्स का एक छोटा सा काम भी किया था। तो आई थिंक, और हम फर्स्ट आईपी स्टूडियो थे, तो वो टाइम पे ये नास्कॉम पे मुझे इनविटेशन मिला था। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड बिकॉज यू आर सीइंग लॉट ऑफ पिचेस, जो एनिमेशन के आईपीज हैं वो आपके पास आ रही है, आप उसको देख रहे हो, एंड यू आर हैप्पी दैट यू रीच वन लेवल वेयर पीपल आर इन्वाइटिंग यू टू जज दोज पिचेस। तो या इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू शेयर ऑन दैट, एंड आई वुड लव कि आगे जाके ऐसा और भी होए कुछ। सर आपने जर्मनी में भी लेक्चर्स किए? तो जर्मनी में मैं इनवाइटेड था, बट मैं गया नहीं वहाँ पे। क्यों सर? कुछ रीजंस की वजह से मैं गया नहीं वहाँ पे। बट सेम जो कंटेंट था वो मैंने इंटेल के प्लेटफॉर्म पे बॉम्बे में डिलीवर किया था, आर्ट वर्सेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, कि हाउ टेक्नोलॉजी कैन हेल्प आर्ट। तो उसके ऊपर हमने वो सेम जो चीज़ें थी, और मेरे स्टूडियो में हमने तभी काफ़ी सारे रिसर्च किए थे, यानी हम मोशन कैप्चर पे काम कर रहे थे वो समय पे, हमने बहुत सारे रिग्स के ऊपर डेवलपमेंट किए थे। तो इसके लिए हम R&D के लिए बहुत ये थे, तो R&D बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वी डिड लॉट ऑफ R&D, हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट तभी R&D के ऊपर किया था। इसके लिए हम थोड़े और भी नोन हो गए थे कि हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और R&D के ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो वो टाइम पे 2006 के टाइम पे जो स्टूडियो था, हम उस पर भी वी वर पॉपुलर और नोन फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वहाँ पे तो मैं नहीं जा पाया, मैं इनवाइटेड था, बट देन सेम स्पीच और सेम सेशन आई गेव इन इंडिया ऑन द इंटेल प्लेटफॉर्म, वेयर ऑल बिग स्टूडियोज़ और बड़े CEOs जो स्टूडियोज़ के सब थे, दे वर सो इट वाज, आई वाज फॉर्चुनेट टू इतने जल्दी समय में मैं वहाँ पे मुझे इनवाइट करके वो तो रिसर्च इज़ द की वर्ड जो मैं बताऊँगा आपको, स्टूडेंट्स को भी बताऊँगा कि आप रिसर्च करिए, हर एक चीज़ को जानिए। जितना आप ज़्यादा रिसर्च करेंगे हर एक चीज़ के, ये क्यों है, ये कैसा है, ये क्या होता है,
सिर्फ ब्लाइंडली कोई भी चीज़ को फॉलो मत कीजिए, यू नो, यू डू लॉट ऑफ रिसर्च टू अंडरस्टैंड थिंग्स, यू नो, मोर बेटर वे। सर आप इस टॉपिक पे इलेबोरेट कर सकते हैं क्या, आर्ट वर्सेस? सो बेसिकली सिंपल है कि पहले के ज़माने में जब फोटोशॉप नहीं था या कोई डिजिटल चीज़ें नहीं थी, तो एक आर्टिस्ट जब कैनवास पेंट करता था तो अगर कुछ एरर हो गया तो ही हैज़ टू स्क्रैप द होल कैनवास और फिर उसको वापस करना होता है। तो अब आज मेरे पास फोटोशॉप है, मैं डिजिटल आर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ हिस्ट्री में जाके उतने ही स्टेप्स माइनस करने हैं, तो मेरी पूरी पेंटिंग ख़राब नहीं हो रही है। ऑब्वियसली वो हाथ से बनी हुई आर्ट और कैनवास का वैल्यू इज़ डिफरेंट, बट नाउ वी आर मूविंग इनटू द डिजिटल स्पेस। इंस्टेड ऑफ ब्रश आपके पास एक पेन टूल है जिससे आप वो काम कर रहे हो, आपके पास वही कलर पैलेट है बट आपके पास वो डिजिटली कलर पैलेट है। शायद जो कैनवास पे काम कर रहा है आर्टिस्ट, वही आर्टिस्ट डिजिटल भी काम कर सकते। सो डिजिटल को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। डिजिटल यू शुड सी व्हाट थिंग्स कैन हैपन इन डिजिटल मोर, उसको फ्यूजन कैसे किया जा सकता है। सो रीडू करने का ऑप्शन इज़ वन ऑफ द बेस्ट व्हाट आई लाइक, कि आप वापस वो जगह पे आ सकते हो, आपका उतना समय वेस्ट नहीं होगा। दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट द टेक्नोलॉजी, यू नो। देयर आर रीडूज जो लाइफ में नहीं होते हैं, बट या सॉफ्टवेयर में है आपके पास। और सर आपने इतनी सब मतलब अपना जर्नी बताया, तो उसमें बहुत बार फेलियर्स आए हैं, तो आप कैसे मतलब क्या सीखा आपने उन फेलियर्स से? आप स्टूडेंट्स को कैसे क्या बताना चाहेंगे कि फेलियर्स कितने इम्पोर्टेंट हैं या इम्पोर्टेंट नहीं है? फेलियर्स बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे मुझे लगता है। इसके लिए नहीं क्योंकि मैं फेलियर्स के थ्रू गुजरा हूँ, बिकॉज फेलियर्स टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स। आज आप एक जैसे कि एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट है आपका, तो पेरेंट्स है, उन्होंने फ़ीस दे दिया, उन्होंने कोर्स का फ़ीस दे दिया, उन्होंने एक बाइक दे दिया। आप सुबह उठ के आप अभी आपका टाइम है 9 बजे, तो बोले अरे यार 9 बजे तो मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं तो 10 बजे ही पहुँचूँगा, यू नो, कॉलेज में। तो आपके पास हर एक फैसिलिटी है, आपको जाके कमाना नहीं है और फिर सीखना नहीं है, आपको ऑलरेडी पैसे है, आपका एडमिशन हो चुका है और आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। तो मुझे ये बोलना है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहाँ पे आपको कमा के नहीं सीखना है, तो इससे ज़्यादा और अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या हो सकती है कि आपको कमाना नहीं है और क्योंकि कमा के सीखना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत टाइम जाता है और उसमें डेडिकेशन है। और दूसरा एक टाइम का वैल्यू, मैं बहुत लेज़ी हूँ, बहुत ही लेज़ी हूँ मैं, और मैंने टाइम का काफ़ी टाइम तक आई डिडंट वैल्यू टाइम। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, टाइम अपने हिसाब से वो चलता रहेगा। सो इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स ऑन टाइम एंड यू वैल्यू टाइम, डेफिनेटली टाइम विल वैल्यू यू। सो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ वो ही बोलना चाहूँगा कि टाइम का वैल्यू करो, और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाइफ में मिली है यू वैल्यू दैट, और उसको लेके आप आगे बढ़ो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप शायद यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखते होंगे या बहुत रियलिटी शोज़ में भी देखते होंगे आप लोग, कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, तो कैसे सिचुएशन होती है। तो अगर कोई फॉर्चुनेट है कि उसको 1 लाख का कोर्स करने के लिए कमाने नहीं जाना पड़ रहा है, तो आई थिंक आप उस पर ज़्यादा फोकस करो, एंड हाउ यू कैन हेल्प अदर्स बाय व्हाट यू हैव लर्न, सो दैट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। दैट इज़ व्हाट आई थिंक, हाउ यू कैन बी हेल्पफुल टू अदर्स। आपके वो कोई भी हो सकता है, आपका कस्टमर हो सकता है, आपके फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड। जैसे ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स डिज़ाइन जो होता है, it's obviously a problem solving thing. How you can solve problem in others life, that will help you definitely. So value time, be focus. जो चीज़ें मिली है, यानी आज आपके पास टैबलेट पकड़ रहे हो आप, तभी तो नटराज पेंसिल लेने का भी पैसे नहीं थे। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा कि मैं समुंदर कूद के जाता था पढ़ने के लिए, जो डैडी बोलते थे, और आपको तो स्कूटर मिली है तो आप पढ़ो। दैट इज़ नॉट द राइट थिंग। बट if you don't respect yourself, you don't respect your time, then definitely nothing is going to come back to you, and you are responsible for your own life. आपके लाइफ के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। वो मराठी में बोलते हैं ना, मुझे मराठी इतनी नहीं आती है, बट एक स्टेटमेंट है, तुम्हीच आपले जीवनचे शिल्पकार आहात, कि आप ही आपके जीवन के स्कल्प्टर हो, तो आप जैसे करोगे वो वैसा ही होगा। सो यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन फॉर योर लाइफ, बिकॉज
18 साल या 15 साल के बाद सब कुछ समझ में आता है, यानी आप बहुत क्लियर हो, यानी समझ में आती है चीज़ें। तो यू शुड नॉट ब्लेम योर पेरेंट्स और ये, बट या देन इट्स, पेरेंट्स को भी बोलता हूँ कि यार मोटिवेट करो अपने किड्स को, उनको सपोर्ट करो, उनको सुनो। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक आपके बेटे या बेटी के साथ फ्रेंड होना है तो यू शुड लिसन टू देम। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये लिसनिंग भी। मैं बार बार इसके लिए एम्फेसाइज करना हूँ क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप्स को बिल्ड करना या काम करना, उसके लिए लिसनिंग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और लिसनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सो या क्रिएटिविटी लीड्स टू मल्टीपल स्किल सेट, आपने ये मतलब आपकी जर्नी में दिखा है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? और डेफिनेटली तो आपको मैंने मेरी अभी तक की जर्नी बताई जहाँ पे मैं सर्विस इंडस्ट्री में था जी। सो अब मैं खुद का वेंचर शुरू कर रहा हूँ। जो ऐसा था कि मैं मेरे होम टाउन गया था कच्छ, और वहाँ पे मैंने देखी कि जो पुराने घर हैं, जो 200 साल पुराने घर हैं या काफ़ी सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आर्टिस्ट ने इतनी बारीकी से काम किया हुआ है, वुड वर्क जो कार्विंग होती है, या घर बनाने का जो स्टाइलिंग है, जो आर्किटेक्ट है, वो अब लोग पुराने घर गिरा रहे हैं। एंड वी आर मूविंग कि हम वेस्टर्नाइजेशन बहुत फॉलो कर रहे हैं। हमको सब अमेरिकन पसंद है, हमको सब यूरोपियन पसंद है। तो हम क्या कर रहे हैं, वो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारा कल्चर है, हमारी आर्ट है ना, वो ख़त्म हो रही है। नोबडी इज ट्राइंग टू प्रिजर्व दैट आर्ट। तो सडनली वो मुझे स्ट्रक हुआ कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट जनरेशन को पता कैसे चलेगा कि मेरा कच्छ कैसा था, ये मुझे लगा। फिर और एक स्टेप आगे गया तो मैं सोचा ये तो प्रॉब्लम हर एक स्टेट के साथ है। तो हर एक स्टेट का कल्चर ख़त्म हो जाएगा तो उसके आर्ट ख़त्म होगा। तो आप तो डिज़ाइन और एनिमेशन की मैं बात कर रहा हूँ, मैं वो फील्ड में हूँ जहाँ हम डिज्नी से इंस्पायर होते हैं, पिक्सार से इंस्पायर होते हैं। तो हमारे पास एनिमेशन की कौन सी स्टाइल है? डिज्नी स्टाइल और पिक्सार स्टाइल। क्या हमारे पास इंडियन ओरिजिनल स्टाइल है? अगर आप इंडिया के आर्ट्स को स्टडी करोगे तो आपके पास मोर देन 30 स्टाइल्स निकलेंगे जिस स्टाइल्स में आप एनिमेट कर सकते हो। बट हम क्या कर रहे हैं, हम कॉपी कर रहे हैं। हम डिज्नी की आंखें, महंगा खुद का स्टाइल है जापानीज का। डिज्नी ने अगर खुद का स्टाइल डेवलप किया तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये रिसर्च, वापस मैं वही चीज़ पे आता हूँ कि रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे ही डीप रिसर्च करोगे आपको पता चलेगा कि आर्ट जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट है, अगर आप वो यूज़ करके आप एनिमेशन क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली इट वुड बी अ वेरी गुड थिंग कि हम इंडिया से इतने कॉन्सेप्ट्स लेके आ रहे हैं। और वापस आप जो क्रिएटिविटी की जो बात कर रहे थे, मैं उससे थोड़ा डिफ़र हो गया ना। सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट सर्टन फर्नीचर पीसेस जो सर्टन थिंग्स जो वहाँ के लोकल आर्टिस्ट के साथ बैठ के जो उस पर्टिकुलर एरा या उस पर्टिकुलर आर्ट को प्रिजर्व कर सकूँ, या फिर उसको वहाँ पे ऐसे बना सकूँ कि वो लॉन्ग टाइम तक रहे, आगे तक रहे, काइंड ऑफ अ म्यूजियम काइंड ऑफ हो सके, ताकि वो वहाँ पे वो पीसीज रहे, उसको देख के लोगों को ये आर्ट समझ में आए कि ये आर्ट था, ये पहले का स्टाइल था, ये कैसे काम होता था। तो वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ। तो लास्ट 6 months आई एम डूइंग लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दीज काइंड ऑफ आर्ट्स। तो अभी तो मैंने मेरे होम टाउन से शुरू किया है। होपफुली के नेक्स्ट couple of years coming down, my idea is to do this for the entire India, and to create products which are more related to art of India. So this is what I am planning to do, and अब जाके I feel that I got what I am loving to do it. तो इतने सालों के बाद yeah, so this is what I feel that अब जो मैं कर रहा हूँ that is what I love to do it. So स्टूडेंट के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि डोंट रश। ऐसे बहुत टाइम भी लग सकता है, शायद आपको अगले सीखने के बाद 10 साल तक भी पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बट जस्ट कीप ऑन मूविंग। आप जैसे ही बढ़ते जाओगे ना, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगे। तो आज अगर 25 इयर्स में मुझे आज ऐसा लगा कि नहीं यही वो चीज़ है जो मुझे करनी थी, यही वो चीज़ें मुझे वुड पे काम करना है, वुड के फर्नीचर्स पे काम करना है, अपने हाथों से वो सीखना है कैसे करना है, क्या करना है। आफ्टर डूइंग एवरीथिंग अब मुझे लग रहा है कि नहीं यही तो मुझे करना था, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ। तो ऐसे भी हो सकता है। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। आपने कभी बचपन में ये नहीं सोचा कि मतलब इस फील्ड में जाना है आर्किटेक्चर? मैंने बचपन में कभी नहीं सोचा था। मैं
हाँ ऐसा दिमाग में था कि मैं आर्कियोलॉजिस्ट बनूंगा कभी, तो ऐसा कि मुझे पूरा हिस्ट्री में मुझे बहुत अच्छे मार्क आते थे स्कूल में। वो एक ही सब्जेक्ट था जिसमें मुझे, क्योंकि उसमें स्टोरीज होती थी हाँ और वो स्टोरीज मुझे बहुत फैसिनेट करती थी कि पुराने राजा थे वो कैसे रहते होंगे इतने बड़े महल में। हम तो छोटे से फ्लैट में लाइट चली जाती है तो भी हम डर जाते हैं कि भूत आ जाएगा। तो वो बचपन में वो सारी स्टोरीज मुझे बहुत फैसिनेट करती थी कि कैसे रहते होंगे। और एक जब वो वॉर पे जाते होंगे तो एक घोड़े के ऊपर यानी उनका वेट, उसके ऊपर जो वो पहनते हैं उनका वेट, और वो सो ये सब कैसे होता होगा तो हम मूवीज़ में देखते हैं। तो मुझे था हिस्ट्री ज़्यादा आर्ट के टूवर्ड्स, आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय आर्ट कि ये तो ज़्यादातर मुझे ये हेरिटेज आर्ट या जो पुरानी चीज़ें वो ज़्यादा पसंद थी। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं ये बट मुझे आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बनना था वो ही नहीं पता था। और फिर टॉम एंड जेरी तो वो सबका फेवरेट था बचपन में, तो ये कहता हाँ ये कैसे बनता है, तो देन आई टर्न अप टू दैट एंड देन धीरे धीरे ये डेवलप होते गया। बट आज जो मैं तभी सोचा था कि मैं रिसर्च करूँगा और ये करूँगा, बट एक रिसर्च का जो मेरे अंदर था कि हर एक चीज़ की रिसर्च करनी है, हर एक, वो स्टिल इट इज़ देयर। एंड बिकॉज ऑफ रिसर्च आई हैव बीन एबल टू वर्क इनटू मल्टीपल डायमेंशंस या मल्टीपल कंपनीज के साथ मैं काम कर सका हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ, पेशेंसली सुनता हूँ, बात करता हूँ, तो दैट हेल्प मी। तो रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसा मुझे हर चीज़ करने में। आपने नोकिया, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, CNBC इन सब के साथ काम किया है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है? सो ये मेरे इनिशियल डेज में 97-98 में एक कंपनी हुआ करती थी जो मैंने आपको बताया, जसूबाई डिजिटल मीडिया। आई वॉज वेरी क्लोजली वर्किंग विद देम एंड आई वॉज फॉर्चुनेट टू वर्क विद देम ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। सो आई नीड टू गिव क्रेडिट कि ऐसा नहीं कि मैं आई डायरेक्टली वर्क फॉर नोकिया, बट आई वॉज इनडायरेक्टली वर्किंग विद नोकिया फॉर देम। एंड अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का दैट वाज द फर्स्ट एनिमेशन हमने उनके फाउंडेशन के लिए क्रिएट किया था, विच वॉज ओनली एक चारकोल पेंसिल यूज़ करके। एंड दैट वाज रियली बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस था मेरे, क्योंकि तभी हर एक हम सेल एनिमेशन से वो करते थे, तभी सॉफ्टवेयर में सिर्फ कंपोजिशन होती थी। तो दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी के फाउंडेशन के लिए एक एनिमेशन बनाना, और हमने सिर्फ एक पेंसिल से एक चारकोल पेंसिल से हमने ड्रॉ करके मल्टीपल फ्रेम्स बना के, कोई कलर नहीं था, कुछ भी नहीं था। एंड इट वाज अप्रिशिएटेड अ लॉट बाय द फाउंडेशन एंड बाय द कंपनी जिसके लिए हमने काम किया। और कुछ कंपनीज हैं जैसे CNBC है, उन्होंने दे गेव अस एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ देम। फाइनेंस के लिए उन्होंने बच्चों के लिए जब बुक निकालने वाले थे, तो दे अप्रोच्ड अस फॉर डूइंग इलस्ट्रेशंस फॉर दैट। सो वी हैव डन इलस्ट्रेशंस फॉर दैट कि फाइनेंस यानी बैंक कैसे जाना है, चेकबुक कैसे भरना है, चेक कैसे भरना है, दोज ऑल स्टफ वाज देयर। So that all journey here, definitely it was, every work has got a different experience. Client would not matter, but जो experience होता है काम करने का और सीखने का, वो increase होते गया हमेशा, क्योंकि every work forced me to do something new, because वो same चीज़ नहीं चलेगी, आपको हर चीज़ में innovation या कुछ नई चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो yeah, I am still learning. सर आपने 3D मॉडलिंग भी की है और एनिमेशन भी किया है, ग्राफिक्स भी किया है, तो वो कहाँ से सीखा? एज आई सेड, मैं मॉडलिंग, हाँ मुझे मॉडलिंग नहीं आती है। अच्छा। मैंने मॉडलिंग नहीं किया है, मुझे टूल्स पता है। ग्राफिक्स डेफिनेटली आई नो सर्टन टूल्स हाउ टू यूज़ ग्राफिक्स। मैंने काफ़ी यूज़ किया है ग्राफिक्स, यानी फोटोशॉप, ये सब टूल्स मेरे काम के लिए मैं यूज़ करता हूँ। बट एनिमेशन में मोर मैं विजुअली, आई वॉज अ विजुअलाइजर। सो मूवी को डायरेक्ट करना या स्टोरी बोर्ड को डायरेक्ट करना, विजुअल्स जो स्किल्स है कि यानी आज आप एक ब्लैक एंड वाइट फ्रेम बना रहे हो, लेकिन वो कलर में फाइनल कैसे दिखेगी, दैट आई कुड विजुअलाइज। सो देन आई वुड नरेट ऑल दोज थिंग्स टू माई आर्टिस्ट, यानी जो इलस्ट्रेशन करता है मैं उसको बोलता था कि ये इलस्ट्रेशन ऐसे होना चाहिए, या कलर आर्टिस्ट है मैं उसको बोलता था कलर पैलेट ऐसे होना चाहिए, लाइटिंग आर्टिस्ट था मैं उसको पता था कि लाइटिंग ऐसे होनी चाहिए। सो मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा, आई फोकस मोर ऑन विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन स्किल्स मैंने अपनी। तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप स्टूडेंट्स की बात कर रही है,
तो ऑब्जर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप कोई कुछ भी चीज़ करो तो यू शुड ऑब्जर्व अ लॉट। और रिकमेंडेशन होगा कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो कहाँ पे भी, तो एक आज तो अभी तो सबके पास एक सेल फोन है, तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो कुछ चीज़ें आपको दिखी, या यू कैन नोट डाउन ऑल थिंग्स। सो दीस ऑल कुछ, क्योंकि कुछ चीज़ें उसी फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स में ध्यान आती है। So you can note all things and you can make a diary notes which will help you. So observation, yes, observation is important. सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब फेलियर के बारे में बहुत कुछ जानने मिला, ऑब्जर्वेशन, सारी चीज़ें। थैंक यू सर, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। Yeah, thank you. Pleasure was mine. Thank you.